गाइस आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे। गाइस इंडिया के अंदर आजकल बहुत मैसिव डेटा सेंटर बूम चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी क्यों? क्योंकि हुआ क्या, इंडिया के अंदर ना वर्ल्ड का 20% से ज़्यादा डेटा क्रिएट होता है, लेकिन 2 to 3% डेटा ही इंडिया के अंदर स्टोर किया जाता है। बाकी सारा डेटा वर्ल्ड ओवर के अंदर डेटा सेंटर्स के अंदर जाकर सेव होता था। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंडिया का जितना भी डेटा है ना वो हमारी कंट्री के अंदर ही रहे, जिससे उनका थोड़ा कंट्रोल रहे उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे मैसिव स्टेप्स लिए हैं। अब हुआ क्या, आप एक बात समझो, इसी रीज़न की वजह से ना डेटा सेंटर की जो मार्केट है एक्चुअली वो 30 to 40% के केगर से ग्रो कर रही है ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इट कैन कंटिन्यू टू ग्रो एट दैट काइंड ऑफ अ स्टुपेंडस पेस। अगर मैं आज डेटा सेंटर की कैपेसिटी की बात करूं तो 1.5 गीगावाट का इनके पास पूरी कैपेसिटी है, जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि FY30 तक ये 10 गीगावाट्स तक पहुंच जाए, जिसकी वजह से ये 30-40% का केगर से ग्रो कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड, विच इज़ फिनोमिनल। और इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि डेटा सेंटर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं से भी अगर वो उनको कुछ भी सप्लाई कर रही हैं तो दे आर ऑल्सो ग्रोइंग एट अ स्टुपेंडस पेस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। ये कंपनी क्या कर रही है गाइस, ये कंपनी ना लिक्विड कूलेंट बनाती है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। अब कैसे करती है उसके बारे में समझते हैं। गाइस एक बात समझो, आज अगर आप एक लैपटॉप की बात करते हो, आपका लैपटॉप भी है ना वो भी थोड़ी देर में हीटअप हो जाता है, क्योंकि जब सर्वर चलता है, जब ये उसके ऊपर पूरा उसका माइक्रो प्रोसेसर रन करता है तो ओवरऑल बहुत हीट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इमेजिन करो, ऐसे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स आर कंबाइंड टुगेदर। और ये कोई छोटे मोटे माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और AI कंप्यूटिंग के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, जिनके अंदर ना बहुत ही मैसिव डेटा और बहुत ही मैसिव परफॉर्मेंस की कैपेसिटी इनकी होती है। तो आप लॉजिकली सोचो, अगर इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी तो ये लोग कितनी ज़्यादा एनर्जी और कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए एक तो बहुत ही मैसिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले। फिर यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारी AI की चिप्स रिक्वायर्ड होती हैं जो कि बहुत ही मैसिव डेटा कंज्यूम करती हैं। गाइस देखो, दो तरह के डेटा सेंटर होते हैं। एक होता है नॉर्मल जो डेटा सेंटर है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे जो चलता था कि हमारा जो डेटा है ना वो स्टोर होता जा रहा है उसके अंदर। लेकिन आज की डेट में दूसरा जो चल रहा है ना, दैट इज AI डेटा सेंटर। आजकल जो इतनी ज़्यादा डिमांड जो आ रही है ना हर एक टाइप के प्रोडक्ट्स की, वो AI डेटा सेंटर की वजह से आ रही है। क्योंकि AI डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है ना, इन्हें अपनी ना जो भी पूरा मॉडल होता है उसको टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। तो होगा क्या, बहुत सारा मैसिव डेटा होगा, उसके ऊपर ये कंसिस्टेंटली अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को रन करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, दे विल एबल टू कम अप टू अ सर्टेन पैटर्न। तो ये पैटर्न की जो स्टडी चलती है ना, उसके लिए बेसिकली AI डेटा सेंटर्स यूज़ किए जाते हैं। अब देखो होता क्या है ना, इसके अंदर बहुत ही मैसिव कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड है, और जितनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर रहेगी उतना ही ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। इतनी अगर हीट प्रोड्यूस हो गई सिस्टम के अंदर तो हो सकता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, जो इनके जो ओवरऑल जो सिस्टम है, वो पूरा हीटअप होने के बाद वो पूरा रुक ही जाए। और अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर डेटा सेंटर रुक जाता है या अपना काम नहीं कर पाता तो कंपनीज को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हो जाते हैं। इसलिए वो तो ये बिल्कुल अफोर्ड कर नहीं सकते। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता क्या है, उस हीट को कवर करने के लिए, अब आप बोलोगे हीट को कवर करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखो, पहला होता है एयर सॉल्यूशंस, लेकिन एयर सॉल्यूशंस की ना काफ़ी लिमिटेशन रहती है। क्योंकि होता क्या है ना, एयर जो है ना, अगर एयर के थ्रू अगर आप कूलिंग करने की कोशिश करते हो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को ही वो अब्जॉर्ब कर पाता है। अब ये कंपनी पर्टिकुलरली क्या कर रही है ना, ये कंपनी लिक्विड कूलेंट्स लेकर आती है। ये लिक्विड कूलेंट्स बनाती है जो क्या करेगा, 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा हीट को ना अब्जॉर्ब कर सकता है एक लिक्विड कूलेंट। अगर इतनी ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर पाएगा तो आप सोचो कि जितना भी ये इतनी हीट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो कंसिस्टेंटली अगर वो कूलेंट के थ्रू अगर वो हीट अब्जॉर्ब होती रही तो आपका जो डेटा सेंटर है और ज़्यादा पूरा जो सर्वर है वो बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत आराम से स्मूथली चलता रहेगा। दैट इज़ द रियल पर्पस। और यहीं पे ही एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज जो है ना वो पिच इन कर रही है, एंड दैट इज़ वेयर इस कंपनी के गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही मैसिव पोटेंशियल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और यही कंपनी के Q4 FY26 के रिजल्ट्स में भी आया। अभी रिजल्ट्स के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, पहले थोड़ा सा बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली बनाती क्या है। देखो, एक चीज़ समझो, ये बनाती है स्टेनलेस स्टील के कोरुगेटेड होजेस। अब होजेस क्या होते हैं, ये ना बेसिकली आप ये समझ लो स्टील पाइप्स होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इनको किसी भी डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। मतलब ये रिजिड नहीं होते स्टील की तरह। स्टील जैसे स्टील का पाइप यूजुअली क्या होगा, बहुत रिजिड होगा ना, वो मूव नहीं कर सकता होगा। ये काफ़ी ईजिली मूव कर सकते हैं, इनका वेवी स्ट्रक्चर होता है। इसका लॉजिक क्या है यार, एक बात समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डेटा सेंटर की बात करते हो। अब डेटा सेंटर के अंदर ना इनको किस तरीके से काम मिलता है इस कंपनी को। देखो होता क्या है ना, ये कंपनी क्या करती है,
लाइक जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अडानी है, फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि मेरे को एक इतना 500 मेगावाट्स का या 1 गीगावाट्स का मुझको एक डेटा सेंटर बनाना है। अगर इतना ह्यूज क्वांटिटी का अगर कैपेसिटी का अगर डेटा सेंटर बनेगा तो वो क्या करेंगे, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ को बुलाएंगे। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ आएगी और वहाँ पर ये चेक करेगी कि इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है कैसा, कैसे कैसे हीट कितनी कितनी प्रोड्यूस होगी, उसके हिसाब से हमें एक कूलिंग सॉल्यूशन देना पड़ेगा। मतलब अब ये क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली ये कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे कि ठीक है ये प्रोडक्ट आप लो और अपने हिसाब से लगा लो। ये क्या कर रहे हैं, एक इंटीग्रेटेड पूरा कूलिंग सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसको बेसिकली ये साथ में अपने आप को क्या बोलने लग गए हैं आज की डेट में कि हम थर्मल हीट मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी है। देखो होता क्या था ना, पहले कंपनी क्या करती थी, जब डेटा सेंटर्स नहीं थे, ये कंपनी क्या कर रही थी, जैसे जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस की बात करते हैं या केमिकल्स की बात करते हैं या फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं या किसी भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखो होगा क्या ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत हीट प्रोड्यूस होती होगी या बहुत प्रेशर होता होगा या फिर बहुत ज़्यादा आपको कोई पर्टिकुलर एक ऐसा टाइप ऑफ केमिकल को आपको पास ऑन करवाना है या वो ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। आप सोचो ना, विद इन द प्लांट अगर मान लो एक केमिकल प्लांट है, अगर उसको एक बहुत ही कोरोसिव कोई केमिकल है जिसको पास करवाना है या जिसको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, उसके लिए भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो होता क्या था, पहले तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज क्या करती थी ना, इन्हीं स्टेनलेस स्टील के होजेस को बनाकर उनको देती थी कि ठीक है आप हमसे होजेस को खरीद लो डायरेक्टली। अब लॉजिकली क्या है ना, ये होते तो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे लेकिन थे कमोडिटी इन नेचर, क्योंकि कोई भी बनाकर दे सकता था। क्योंकि होता क्या है ना, मैंने तो एक बार प्रोडक्ट बनाकर दे दिया, अब आप उसको अपने हिसाब से कैसे भी यूज कर सकते हो। होता क्या, ऐसे टाइप के बिजनेसेस के अंदर ना मार्जिन थोड़े कम रहते हैं, जहाँ पे कमोडिटी टाइप स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन अब कंपनी ने अपने आप को रिवैम्प कर लिया है एज अ थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम और ओवरऑल थर्मल मैनेजमेंट कंपनी बन गई है। कैसे बन गई है, अब वो कह रही है कि हम आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे, हम आपको इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन देंगे। हम आपके प्लांट पे विजिट करेंगे या आपके डेटा सेंटर पे विजिट करेंगे, वहाँ पर चेक करेंगे कि देखो वहाँ पे कहाँ कहाँ कितना अमाउंट ऑफ कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कहाँ कहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, उस पर्टिकुलर कूलेंट जहाँ से पास होना है उसके हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर बना के हम आपके हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सोचो, एक बात समझो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डेटा सेंटर कंपनी बना रहा हूँ, डेटा सेंटर के अंदर ऑलरेडी 70-80,000 करोड़ का खर्चा आ जाता है एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर बनाने में। तो आप समझो कि मैं किसी भी रैंडम बंदे से तो मैं कूलिंग सॉल्यूशंस लूंगा नहीं, क्योंकि अगर गलती से भी उसके अंदर कूलेंट के अंदर कुछ लीकेज हो गई या कभी वो ढंग से काम नहीं कर पाया और XYZ रीज़न उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो लॉजिकली सोचो इससे डेटा सेंटर को कितना नुकसान हो सकता है। डेटा सेंटर बिल्कुल ख़राब भी हो सकता है। तो एज अ प्रोमोटर ऑफ अ डेटा सेंटर कंपनी मैं कभी भी ये रिस्क नहीं लूँगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, एक ऐसी कंपनी हो जो पूरे कूलिंग की ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ले, मतलब पूरा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन बनाकर दे दे मेरे को, कि उसके अंदर ना हर एक चीज़ जो है ना वो साथ में इंटीग्रेट करे, जिसको बेसिकली स्किड असेंबली बोला जाता है। स्किड का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली एक पूरा ना एक स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाएंगी। अब उस स्किड के अंदर क्या आता है, जैसे पंप्स आ जाते हैं, हीट एक्सचेंजर्स आ जाते हैं, वॉल्व्स आ जाते हैं, सेंसर्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें ना इकट्ठी मिक्स करके पूरा सिस्टम क्रिएट करके होता है ना, ये कंपनी क्या करती है, ये पूरा का पूरा स्किड असेंबली जो है ना ये अपने अपने प्लांट में ही करके लेकर आती है। फॉर एग्जांपल जिस डेटा सेंटर के अंदर जाकर ये लगाना है, ये लोग क्या करेंगे, वहाँ जाकर सीधे उसको इंस्टॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, वहाँ पे इंस्टॉलेशन टाइम भी कम हो जाता है और दूसरा क्या है कि हमने पूरा सिस्टम खुद ही क्रिएट कर दिया, तो ये एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन बन चुका है। अब ये कमोडिटाइज प्रोडक्ट नहीं है और इस वजह से हो क्या रहा है ना, इस कंपनी के जो मार्जिन है गोइंग फॉरवर्ड वो बहुत ही मैसिवली इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही हाई मार्जिन प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतार रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। पहले क्या कर रही थी, मेजरली बिफोर द डेटा सेंटर बूम, ये जितने प्रोडक्ट्स दे रही थी वो कमोडिटाइज थे। मतलब मैंने आपको स्टील होजेस मैंने आपको बनाकर दे दिए, स्टेनलेस स्टील के होजेस आपको बनाकर दे दिए। अब एक बार आपको दे दिया, नाउ द जॉब इज डन। आप उसको कैसे यूज कर रहे हो वो आपकी कॉल है। तो गाइस एटलीस्ट आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है ना वो किस डायरेक्शन में पिवट कर रहा है और उसकी वजह से कंपनी को किस तरीके के बेनिफिट्स मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। एक कंपनी की जो सेल्स है ना वो बहुत ही स्टुपेंडस पेस पे ग्रो कर रही है। अभी अगर मैं Q4 FY26 के रिजल्ट्स की बात करता हूँ तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो 38% से ग्रो करे हैं। ये अगर मैं सिर्फ FY26 के ओवरऑल नंबर्स की बात करूँ तो ग्रोथ से 17% की दिख रही है और उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि Q1 जो था ना इनका वो थोड़ा सा टेपेड था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ग्रोथ जो थी इनकी नहीं थी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। दूसरी चीज़ क्या है, जो स्किड असेंबली वाला जो बिजनेस है जो कि काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है, उसके अंदर क्या चल रहा है गाइस कि ये अभी FY26 की अगर मैं बात करता हूँ ना 5% के अराउंड जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो था ना वो स्किड असेंबली के थ्रू था।
लेकिन अब वो गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ने क्या बोला है, FY27 के अंदर जो 5% FY26 के अंदर था वो 22% हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन FY27। मतलब आप समझ लो कि ये जो स्किड असेंबली अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, ये वही है कि पूरा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन बनाकर दिया जा रहा है टू डेटा सेंटर्स। तो ये जब पूरा सिस्टम बनाकर दिया जाएगा तो लॉजिकली सोचो कि ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। और गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years फॉर दिस कंपनी टू ग्रो और दिस सेगमेंट टू ग्रो रियली वेल। अब सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, तो सिंपल सी बात समझो, इस प्रोडक्ट को बनाना भी तो पड़ेगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कर क्या रही है? देखो गाइस, कंपनी जो है ना उसके पास पहले जो कैपेसिटी जो थी वो अराउंड 2000 यूनिट्स ऑफ स्किड असेंबली बनाने की थी। अब नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स के अंदर ये जो ओवरऑल जो कैपेसिटी है ना ये 15,000 यूनिट्स तक जाने वाली है। तो आप ये समझ लो कि 7.5 टाइम्स जो है ना कंपनी केपेक्स कर रही है गोइंग फॉरवर्ड। तो देखो केपेक्स कंपनी तभी करती है, एक तरफ तो देखो कंपनी के सेल्स ग्रोथ तो आ ही रही है, तो वन थिंग वी आर अश्योर्ड कि हाँ डिमांड आ रही है प्रोडक्ट की, लेकिन साथ साथ कंपनी केपेक्स अगर और भी कर रही है, इससे क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी जो है ना बहुत ही मैसिव डिमांड देख रही है। और कंपनी ने अपनी Q4 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल में भी यही बात बोली, देखो डिमांड में प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एग्जीक्यूशन। क्योंकि देखो सारा प्रोडक्ट्स जो है ना वो है सारे कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो टू डेटा सेंटर्स। तो होता क्या है ना कि उसके अंदर अगर कोई भी एग्जीक्यूशन रिस्क आ सकता है, वो यही आ सकता है कि ओवरऑल जो हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए उस तरीके का या उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ क्या हम उस प्रोडक्ट को बनाकर दे पा रहे हैं। अभी तक तो कंपनी हैज़ बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। और देखो सक्सेस के साथ ना एक और ही बहुत बड़ा पैरामीटर होता है सक्सेस को जज करने का, बेसिकली वो ये है कि वर्ल्ड के जो सबसे बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स के प्लेयर्स हैं, जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गया या गूगल हो गया या मेटा हो गया, इनको बेसिकली हाइपर स्केलर्स बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर ये डेटा सेंटर्स को बनाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इन कंपनी से भी इसको बहुत मैसिव ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर अमेजॉन, गूगल और मेटा जैसी कंपनीज अगर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रही हैं, तो आप ये समझ लो कि इंडिया के अंदर अगर ये डेटा सेंटर का बूम आएगा तो विच विल बी द फर्स्ट कंपनी जिसके ऊपर ये लोग ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि कूलिंग सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रूशल चीज़ है टू द ओवरऑल डेटा सेंटर थिंग। क्योंकि अगर कूलिंग ढंग से नहीं हो पाई, उसके अंदर कुछ लीकेज हो गई, जिसकी वजह से अगर मान लो जो आपकी AI चिप्स जो हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई या उनके अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो आप ये समझ लो कि पूरी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो जीरो हो जाएगी। इसीलिए कूलिंग सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लोग किस पे ट्रस्ट करेंगे? सबसे पहले एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ पे ही ट्रस्ट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि यही कंपनी जो है वो बहुत टाइम से, क्योंकि इनका देखो एक्सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा काम है। इनका जो सबसे बड़ा कस्टमर जो है ना वो अराउंड 20-25% ओवरऑल जो कंपनी की जो सेल्स हैं, टोटल सेल्स, वो एक सिंगल कस्टमर से आती है। तो सिंपल सी बात है, ऑल्दो द कंपनी उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती कि उन्हें कितने मार्जिन उनको चार्ज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट ओवरऑल जो कंपनी के जो मार्जिन है अराउंड 14% के अराउंड आ रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। और गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ने FY27 के अंदर भी ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो 35% प्लस से दी हुई है। तो वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर कि कंपनी हैज़ ग्रेट पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड। अब गाइस वही वाली बात समझो, ये कंपनी के पास भी बहुत अच्छी पोटेंशियल है आगे ग्रो करने की, दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। लेकिन हर बार एवरी टाइम व्हेन आई मेक अ न्यू वीडियो एंड आई टेल यू अबाउट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट थीम, मैं आपको एक ही चीज़ पे हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ दैट एवरी कंपनी नीड्स टू बी ट्रैक्ड। क्योंकि अगर उसको ट्रैक नहीं करोगे तो आई रियली डोंट नो कि गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट जो है वो उस लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाती है कि नहीं कर पाती। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका मैसिव इम्पैक्ट जो है ना वो कंपनी की टॉप लाइन के ऊपर आएगा ही आएगा। और होता क्या है ना गाइज, देखो हर एक इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत ही स्पेसिफिक ऑपरेटिंग मेट्रिक्स होते हैं जिनको बहुत क्लोजली अंडरस्टैंड करना पड़ता है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को गो थ्रू करना पड़ता है। नहीं तो होगा क्या ना, इन्वेस्टमेंट थीम के बारे में आपको आइडिया तो मिल जाएगा, आपने ये स्टोरी तो समझ ली, लेकिन जब तक आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आपको ये समझना आना ना शुरू हो जाए कि कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल को रीड कैसे किया जाता है या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है, किन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे अगर फोकस कर लिया और दोज इफ दे आर डूइंग वेल तो ओवरऑल कंपनी अच्छा करेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो जानना है गाइस तो दैट इज समथिंग वी कवर इन आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैंप इन डिटेल, जहां पे मैं आपको 15 to 20 सेक्टर्स के बारे में बहुत डिटेल में एक तो अंडरस्टैंडिंग देता हूं और हम साथ में लाइव ट्रैकिंग करते हैं कंपनीज की, मोर देन 50+ कंपनीज के बारे में आपको ट्रैक करके आपको दिखाते हैं कि बेसिकली देखो इस तरीके से अगर आप रिसर्च करोगे और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करोगे तो नॉट जस्ट एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल आपकी जो इंडस्ट्री वाइड नॉलेज है वो भी बढ़ेगी, प्लस यू विल ऑल्सो नो कि इन्वेस्ट कैसे किया जाता है और किस तरीके से अच्छे रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हो इन दी
इन द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री. सो दैट इज समथिंग विच आई वुड सजेस्ट. अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैंप. डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा. तो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.